Hello everyone. So 11th is लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, और मैंने उसमें आप लोगों को समझाया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं. ठीक है. फर्स्ट वन इज़ प्राइस इलास्टिसिटी, सेकंड वन इज़ इनकम इलास्टिसिटी एंड थर्ड वन इज़ क्रॉस इलास्टिसिटी. आपके कोर्स में सिर्फ एक ही इलास्टिसिटी है, दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्लियर. तो आज जिन मेथड्स की मैं बात कर रहा हूँ वो मेथड्स बेसिकली ईपी के हैं. ईपी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया भी था, ई फॉर इलास्टिसिटी, पी फॉर प्राइस. ये मेथड्स जो मैंने आपके सामने लिखे हैं यहाँ पर, ये मेथड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हैं. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बेसिकली 3 मेथड होते हैं कैलकुलेट करने के, प्रोपोर्शनेट मेथड, पॉइंट मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले मेथड. एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ. फर्स्ट वन इज प्रोपोर्शनेट मेथड, सेकंड वन इज पॉइंट मेथड, थर्ड वन इज टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले मेथड. Clear to everyone? Today we will discuss about this method. In this class we will talk about this method only because this is the most important method to calculate price elasticity of demand. Clear? तो हम आज सिर्फ इसी मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे. Clear everyone? चलिए इसके बारे में बात करते हैं. हाँ जी, देखिए प्रोपोर्शनेट मेथड से हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका फॉर्मूला वगैरह क्या होता है, इसके बारे में आपके सामने मैं डिस्कशन कर रहा हूँ. लास्ट क्लास अगर आप लोगों को याद है तो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने का. ई पी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. और मैंने कहा था कि ये बेसिक फॉर्मूला है किसको कैलकुलेट करने का, प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने का, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज परसेंटेज मेथड. इसको हम लोग परसेंटेज मेथड भी कहते हैं. तो वैसे अगर देखा जाए तो कैलकुलेट करने के 4 तरीके हो गए, परसेंटेज मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड, पॉइंट मेथड, या फिर चौथा कौन सा था, टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. क्लियर. बट दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये मेथड सिर्फ तभी अप्लीकेबल होता है जब हमें परसेंटेज वे में इंफॉर्मेशन दी हुई आए और हमें परसेंटेज वे में ही आंसर निकालना हो. तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल करते हैं. क्लियर टू एवरीवन. अब देखिए इस मेथड में और परसेंटेज मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है. क्यों नहीं है सर? क्योंकि परसेंटेज मेथड से जो आंसर आएगा वही किससे आएगा, आप लोगों का प्रोपोर्शनेट मेथड से आएगा. और ये मैं कह सकता हूँ परसेंटेज मेथड से ही, इस मेथड से ही इसका फॉर्मूला बनेगा. परसेंटेज मेथड से किसका फॉर्मूला बनेगा, प्रोपोर्शनेट मेथड का. कैसे बनेगा उसके बारे में डिस्कशन में कर रहा हूँ आप लोगों के सामने. देखिएगा एक बार, एक एग्जांपल मैंने लिया था आप लोगों के सामने कि अगर मैं एक्स कमोडिटी लेता हूँ और इस एक्स का प्राइस मार्केट में हम मान लेते हैं ₹10 और इस पर हम क्वांटिटी डिमांडेड मान लेते हैं इसकी 1000. क्लियर. एट द सेम टाइम इसका प्राइस अगर ₹8 हो जाता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. ये इंक्रीज करके कितना हो गया, मान लो 1200. क्लियर. इस एग्जांपल को मैंने आपको सॉल्व करके बताया था. कौन से मेथड से, इस फॉर्मूला से. मैंने क्या किया था, अपने को क्या चाहिए ऊपर, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड चाहिए. यहाँ मैंने क्या लिखा था, चेंज इन डिमांड. कितने का चेंज आया, 200 का. यहाँ कितने का चेंज आया, 2 का. बट ये परसेंटेज चेंज नहीं है तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, परसेंटेज चेंज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो उसको डिवाइड कर दिया मैंने बेस से. बेस कितना था, 1000 और इंटू 100. इससे परसेंटेज निकल जाएगा, कितना आ जाएगा ये, 20%. सेम हियर, यहाँ बेस कितना है, 10 इंटू 100. इट विल ऑल्सो बी 20%. आंसर वॉज 20% डिवाइडेड बाई 20%. परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, आंसर वॉज 1. ये बात थी जो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में समझाया था. अब मैंने क्या कहा, इसी फॉर्मूला से इसका फॉर्मूला बनने वाला है. कैसे बनेगा वो देखिए. सी इट वेरी केयरफुली. ओके एवरीवन. देखिए हमें ऊपर क्या चाहिए होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. कैसे निकाला, इसको मैं शब्दों में लिख रहा हूँ. आई एम राइटिंग दिस इन वर्ड्स. ये मैंने परसेंटेज चेंज कैसे निकाला, यहाँ पे, यहाँ क्या लिया था मैंने, चेंज इन डिमांड लिया था और डिवाइड किससे किया था, इनिशियल डिमांड से. तो मैं वही लिखूंगा यहाँ पर. यहाँ लिखा मैंने चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाई व्हाट, इनिशियल डिमांड. मतलब शुरुआत में आपकी क्वांटिटी क्या थी उसको मैंने डिवाइड कर दिया था और इनटू किससे किया था, 100. तभी तो ये परसेंटेज आया था. फिर समझ लीजिएगा परसेंटेज कैसे आया था यहाँ पे, 20%. चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाई इनिशियल डिमांड इंटू 100. एवरीवन क्लियर.
अब डिवाइड में क्या लिया आपने, इसके डिवाइड में आपने इसके लिया परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये कैसा आया था, आपने ऊपर क्या लिया, चेंज इन प्राइस, तो मैंने नीचे क्या लिखा है यहाँ पर, डिवाइड में चेंज इन प्राइस। क्लियर। डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइड किससे किया था, इनिशियल प्राइस से, यहाँ लिख दिया मैंने क्या, इनिशियल प्राइस, और मल्टीप्लाई किससे किया था, इसको 100 से। क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये डिवाइड वाला जब ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और अपोजिट उल्टा हो जाता है। मैथ्स का रूल है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ मैं लिखता हूँ चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाई व्हाट, इनिशियल डिमांड। 100 कैंसिल हो गया था, मल्टीप्लाइड, ये ऊपर चला जाएगा इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस क्या आ गया, ऊपर आ गया, और डिवाइडेड बाई व्हाट क्या आ जाएगा, चेंज इन प्राइस। क्लियर। इसको अगर मैं और छोटा करना चाहूँ तो चेंज को हम एक साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में समझाया था इलास्टिसिटी में। चेंज के लिए हम यहाँ साइन काम में लेते हैं, दैट इज डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। और डिमांड को अगर मैं यहाँ क्यू लिखता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्यू का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड। इनिशियल डिमांड को मैं सिर्फ क्या लिखता हूँ, क्यू, क्यू का मतलब क्वांटिटी, इनटू इनिशियल प्राइस को सिर्फ क्या लिखता हूँ, प्राइस, और चेंज इन प्राइस को लिख दिया मैंने डेल्टा प्राइस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ विच मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड। फिर से देख लीजिएगा एक बार, चेंज इन डिमांड, इनिशियल डिमांड को मल्टीप्लाई 100 से किया तो परसेंटेज में ये आया। चेंज इन प्राइस, इनिशियल प्राइस को 100 से मल्टीप्लाई किया तो फिर क्या आया, परसेंटेज में ये आया। इसको मैंने शब्दों में लिख दिया, 100 से 100 कैंसिल कर दिया। उसके बाद चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाई इनिशियल डिमांड, मल्टीप्लाई किया तो अपोजिट हो गया, इनिशियल डिमांड डिवाइडेड बाई चेंज इन प्राइस। क्लियर टू एवरीवन। इनिशियल प्राइस डिवाइडेड बाई चेंज इन प्राइस। चेंज के लिए साइन काम में लिया मैंने डेल्टा, डी को मैंने क्यू लिख दिया, कोई इशू नहीं है उसमें, लिख सकते हैं। इनिशियल डिमांड को सिर्फ क्यू लिखा, इनिशियल प्राइस को सिर्फ पी लिखा, और चेंज इन प्राइस को क्या लिख दिया, डेल्टा पी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपोर्शनेट मेथड। और मैंने क्या कहा था, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, तो आंसर निकाल के चेक कर लीजिए। डेल्टा क्यू का मतलब क्या है यहाँ सर, डेल्टा क्यू का मतलब यहाँ पे है चेंज इन क्वांटिटी से, चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी कितना है, ये रहा 200, तो मैंने यहाँ कितना लिया, 200। क्वांटिटी का मतलब क्या है, पहले की क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी मतलब 1000 डिवाइडेड बाई 1000 इनटू प्राइस, मतलब पहले की प्राइस, शुरुआत प्राइस में कितनी थी, 10। और चेंज इन प्राइस का मतलब क्या है, डेल्टा प्राइस का मतलब क्या है, चेंज इन प्राइस जो कितना आया था अपने पास, 2000 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा तुम्हारा 1। इससे भी आंसर बना रहा था, इस फॉर्मूला से भी आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा 1 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, दोनों मेथड लगभग सेम है, अलग अलग कंडीशन में यूज में आते हैं, वो एक अलग बात है। कंडीशंस में यूज में कब आएंगे, जब मैंने बताया आप लोगों को परसेंटेज मेथड तब काम आएगा जब परसेंटेज ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ हो और आपको सिंपली क्या निकालनी हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तब आप कौन सा मेथड लगाते हैं, परसेंटेज मेथड। अदरवाइज सिर्फ आप लोगों को कौन सा मेथड लगाना होता है, प्रोपोर्शनेट मेथड ही लगाना होता है, उसके अलावा कोई मेथड अप्लीकेबल नहीं करना है। समझ आ गई मेरी बात। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस मेथड के बारे में, अगर आंसर आप लोग माइनस में निकालते हैं, जैसे कुछ बच्चे क्या कर लेते हैं, सर यहाँ चेंज 1000 और 1200 का चेंज जो आता है वो माइनस में 200 आता है, वो माइनस नहीं है, हमें माइनस नहीं करना है इन दोनों का आपस में, हमें सिर्फ चेंज लेना है बेटा। चेंज का मतलब ये है सिर्फ चेंज। चेंज कितने का आया, 200 का। यहाँ अगर 800 भी होती तो भी चेंज कितने का आता, 200 का ही आता। तो वहाँ माइनस और प्लस आप लोगों को नहीं देखना है, वहाँ माइनस और प्लस की कोई कैलकुलेशन आप लोगों को नहीं करनी है, सिंपली यहाँ क्या रखनी है, वैल्यू, और आप लोगों को क्या निकालना है, आंसर निकालना है। दिस इज योर फर्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग व्हाट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, विच इज दैट इज प्रोपोर्शनेट मेथड। क्लियर टू एवरीवन। है कोई दिक्कत किसी को उसमें? ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने लेता हूँ, उसके बाद हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। हाँ जी, let's see some examples of proportionate method. Example number 1, मान लीजिए ये x नाम की कमोडिटी है, प्राइस आपको दिया है ₹10, क्वांटिटी डिमांडेड दी है आप लोगों को 800, प्राइस इसका डाउन चला गया 8, क्वांटिटी डिमांडेड डाउन जाके कितनी होगी, मान लो कितनी, 400। क्या करना है आप लोगों को उसमें, प्रोपोर्शनेट मेथड से आंसर निकालना है। फॉर्मूला क्या है प्रोपोर्शनेट मेथड का, ई पी इज इक्वल टू
डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी डिवाइडेड बाई डेल्टा पी। डेल्टा का मतलब मैंने समझाया था आप लोगों को, चेंज इन क्वांटिटी। कितने का चेंज आया क्वांटिटी में, सी एवरीवन हियर 400। तो यहाँ कितना ले लिया मैंने, 400 ले लिया। फिर Q से डिवाइड करना है। Q का मतलब मैंने तुम्हें क्या समझाया था, पहले वाली क्वांटिटी। कितने की है पहले की क्वांटिटी, 800 इंटू पी। पी का मतलब क्या है, पहले की प्राइस जो 10 रुपये है, और डेल्टा पी का मतलब क्या है, चेंज इन प्राइस विच इज़ ₹2। क्लियर। अब डिवाइड अगर करने बैठे हैं तो ये यहाँ से हमने 2 0 काट दी। आंसर इज 40 डिवाइडेड बाई 60। क्लियर। कितना आंसर आएगा, इसको और काट सकते हैं आप लोग अगर काटना चाहें तो। 4 से काटते हैं तो 10 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज आंसर इज 2.5। दिस इज योर प्राइस इलास्टिसिटी। क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग व्हाट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज नोन एज प्रोपोर्शनेट मेथड। नाउ सी, आपको क्या करना है, आपकी जो पास जो बुक है अनु पटरिया की, उसमें इसके बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करना है। आप सारे के सारे न्यूमेरिकल जितने भी हैं उनको ट्राई कर सकते हैं। कोई डाउट अगर आप लोगों को आता है तो आप मुझसे क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी कुछ जो उसके मेन क्वेश्चन हैं वो मैं कल लूँगा आप लोगों के सामने इसके लिए, ठीक है। फिलहाल मैं इस मेथड के बारे में इतनी बात कर रहा हूँ एंड आई एम मूविंग टू द सेकंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपके लिए होमवर्क ये है कि आप लोगों को बुक में, आपको जो मैंने बुक बताई है उस बुक में आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे जो आप लोगों को क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। किसी भी बच्चे को कोई डाउट रहे तो प्लीज़ आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि कहाँ आप लोगों को वो क्वेश्चन मिलेंगे। बुक नहीं है तो आप अपने किसी सीनियर से बुक को अरेंज कर सकते हैं, जो उन्होंने 11th पास कर ली है उनके पास वो बुक मिल जाएगी। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उन क्वेश्चंस को प्लीज़ ट्राई कीजिए। कल मैं आप लोगों से इसके बारे में पूछूंगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस किए और क्या किए। Now I'm moving to the second method of calculating price elasticity of demand. Clear? See, the second method of calculating price elasticity of demand is, जो मैंने आपको नाम बताया था उसका, which is called as what, point method. ठीक है। पॉइंट मेथड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज जियोमेट्रिक मेथड। पॉइंट मेथड बोल सकते हैं आप इसको, या फिर क्या बोल सकते हैं, जियोमेट्रिक मेथड, दोनों ही इसके नाम है। क्लियर। देखिए ये मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें बेसिकली वैसे कोई फॉर्मूला काम में नहीं आता है, सिर्फ ये एक थ्योरेटिकल मेथड जो आप लोगों को सिर्फ एक गाइड देता है कि कैसे आप प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करेंगे। सी, क्या कहता है ये मेथड, ये मेथड ये कहता है कि अगर कोई लीनियर डिमांड कर्व है, विच डिमांड कर्व, यहाँ नाम लिख रहा हूँ मैं उसका, लीनियर डिमांड कर्व। डीसी का मतलब क्या है यहाँ पर, डिमांड कर्व से। लीनियर डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है सर, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, लाइक दिस। डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड कर्व, दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, लीनियर डिमांड कर्व, which is स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, जिसको हम क्या कहते हैं, लीनियर डिमांड कर्व कहते हैं। अगर कोई लीनियर डिमांड कर्व है तो उसके वेरियस पॉइंट्स पे प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होगी, विच विल बी कैलकुलेटेड बाय विच मेथड, पॉइंट मेथड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, द मिडिल पॉइंट ऑफ दिस ग्राफ, तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, इसके नीचे वैल्यू क्या है, इसके ऊपर वैल्यू क्या है, ये आप किस मेथड से निकालेंगे, पॉइंट मेथड से। क्लियर। और पॉइंट मेथड क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर मिडिल पॉइंट है किसी डिमांड कर्व का, किस डिमांड कर्व का, लीनियर डिमांड कर्व का, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये मेथड सिर्फ किसके बारे में बात करता है, लीनियर डिमांड कर्व के बारे में, मतलब स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व के बारे में। और अगर कोई स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है तो उसके मिडिल पॉइंट पे हमेशा ई की वैल्यू कितनी होती है, इज इक्वल टू 1। क्लियर। इसके नीचे जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी ई इज लेस देन 1। यहां आएंगे जहां पर ये किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये सिर्फ इसी डिमांड कर्व की बात नहीं है, इसी कर्व की बात नहीं है। इकोनॉमिक्स में कोई भी कर्व हो, वो अगर यहाँ टच करता है एक्स एक्सिस को, तो वहां उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, ई इज इक्वल टू 0। क्लियर। इसके ऊपर जाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी ई इज ग्रेटर देन 1। और यहाँ जहाँ पर ये वाई एक्सिस को टच करता है, कौन सा एक्सिस को, वाई एक्सिस को, वहाँ पर इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिट। साइन किसका है आप लोगों का, इन्फिनिट का है। तो पॉइंट मेथड स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पे क्या बताता है कि इसके वेरियस पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होती है। मिडिल पॉइंट अगर है तो वैल्यू क्या होगी, ई इट इज इक्वल टू 1। नीचे आएंगे वैल्यू हो जाएगी लेस देन 1। यहाँ आएंगे जहाँ एक्स को टच कर रहा है वहाँ पर ई इज इक्वल टू 0।
यहाँ आएंगे तो ग्रेटर देन 1, और अगर यहाँ आते हैं जहाँ पर ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है, वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिट। अब कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर ये वैल्यूज़ आई कैसे, हम कैसे मान लें कि यही वैल्यूज़ हो। तो उसके लिए इसी का एक अलग फेज है विच इज़ कॉल्ड एज मैथमेटिकल फेज ऑफ दिस मेथड। ये प्रूव करता है कि सारी वैल्यूज सही हैं, और प्रूव कैसे करता है उसके लिए एक फॉर्मूला काम में लेता है छोटा सा। ये बोलता है कि साहब एक काम करो, अगर आप नहीं मानते हो तो एक काम कीजिए, आप अपर सेगमेंट को लोअर सेगमेंट से क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। यूएस का मतलब क्या है यहाँ पर, अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट एल एस। अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट क्या है सर, जिस पॉइंट पे तुम्हें इलास्टिसिटी की वैल्यू पूछी है उसके ऊपर वाला पार्ट है अपर सेगमेंट, उसके नीचे का पार्ट क्या है, लोअर सेगमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई ग्राफ आपके सामने बनाता हूँ यहाँ पे। अगेन दिस इज अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर, हमें नहीं पता ये वैल्यूज़ क्या हैं, भूल जाइए इनको। और आपसे ये पूछ लिया कि आप ये बताओ कि इस पॉइंट पे डिमांड कर्व की वैल्यू से डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया आप लोगों को, आप वैल्यू लगाइए अपर सेगमेंट डिवाइडेड बाय लोअर सेगमेंट। अब इसके ऊपर की अगर बात करते हैं हम लोग, ऊपर की अगर बात करते हैं तो इसके ऊपर की वैल्यू ज़्यादा आएगी कि नहीं आएगी, ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि मान लीजिए ये जो रेखा है, ये जो लाइन है 10 सेंटीमीटर की लाइन है फॉर एग्जाम्पल, क्लियर। मैं अगर इस पॉइंट की बात करता हूँ जहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला इज लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट, फॉर्मूला इज लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट, क्लियर। अब यहाँ लोअर सेगमेंट की वैल्यू तो कम आएगी, मान लीजिए कितनी सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, और अपर की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर। आंसर क्या आएगा तुम्हारा, लेस देन 1 ही तो आएगा। और हमने यहाँ क्या पढ़ा है कि इलास्टिसिटी की वैल्यू यहाँ क्या होगी, लेस देन 1 ही होगी। अगर मैं मिडिल पॉइंट की बात करता हूँ तो मिडिल पॉइंट के हिसाब से क्या होता है, जितना लोअर सेगमेंट उतना अपर सेगमेंट होगा, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है। तो 5 सेंटीमीटर का आपका लोअर सेगमेंट है, 5 का ही आपका क्या है, अपर सेगमेंट है। आंसर क्या आएगा तुम्हारा 1। अपन ने यही पढ़ा है कि यहाँ वैल्यू क्या आती है, इज इक्वल टू 1। तो दिस इज अ वे टू प्रूव दिस पर्टिकुलर थिंग। बाकी एग्जाम में नहीं पूछेंगे आप लोगों से कि ये क्या करना है क्या करना है, कुछ नहीं करना। सिर्फ ये वैल्यूज आप लोगों को क्या रखनी, ध्यान में रखनी है कि कौन से पॉइंट के ऊपर लीनियर डिमांड कर्व पे क्या वैल्यूज होती हैं, ये आप लोगों के एग्जाम में मेन पॉइंट बनता है। बाकी दिस इज अ डिफरेंट पार्ट जो आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया, बाकी इसका कोई महत्व आप लोगों को एग्जाम के लिए नहीं है। हाँ, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है आप लोगों के कि एक्सप्लेन पॉइंट मेथड, तो फिर उस केस में आप लोगों को उस पर्टिकुलर वे की हेल्प से इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि यहाँ वैल्यू इक्वल टू 1 क्यों है, यहाँ वैल्यू लेस देन 1 क्यों है, यहाँ इक्वल टू 0 क्यों है, यहाँ इन्फिनिट क्यों है। वो उसको आप किसकी हेल्प से कर सकते हो, उस जो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, जो वे मैंने आपको समझाया है, उसके हिसाब से आप उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। समझ में आ गई मेरी बात। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द 2 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट वन वॉज प्रोपोर्शनेट मेथड एंड सेकेंड वन इज पॉइंट मेथड और जियोमेट्रिक मेथड। ये दोनों मेथड्स आप लोगों को आपकी बुक में मिल जाएंगे। फॉर टुडे योर होमवर्क आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप लोगों को क्या करना है, प्रोपोर्शनेट मेथड के जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम बुक में दिए हुए हैं उनको आप लोगों को सॉल्व करना है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसमें जो आप लोगों से नहीं होंगे, जिनके बारे में कल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। समझ में आ गई मेरी बात। सो दिस इज इट फॉर टुडे एवरीवन। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, अच्छे से रहिए, और जो काम आपको दिया जा रहा है प्लीज़ उसको कंप्लीट करते रहिए। काम कंप्लीट हो जाए तो प्लीज़ व्हाट्सअप मी ऑफ योर वर्क। आपका जो भी काम है उसको आप मुझे व्हाट्सअप कर दें ताकि उसको मैं क्या कर पाऊँ, चेक कर पाऊँ। कोई डाउट अगर किसी के रहता है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। क्लियर। थैंक यू सो मच। टेक केयर।